Hello everyone, welcome you all here in my channel. I am Ankita Singh and student. Today we are going to learn about one of the important topic of class 9th history. So the third chapter of class 9 history we are going to start today, that is Nazism and the rise of Hitler. आपने हिटलर का नाम सुना होगा। आज हम हिटलर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हिटलर हिटलर एक तरह से डिक्टेटर था। डिक्टेटरशिप के लिए वो जाना जाता था अपनी, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह कैसा इंसान था और किस तरह से जर्मनी में उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, उसकी जो पार्टी थी नाजिज़्म वो किस तरह की थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, से पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और इससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के दौरान। और ये चैप्टर क्योंकि हिस्ट्री का है और ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि हम हर एक एस्पेक्ट को देख सकें इजीली और आपको भी समझ में आए। एक साथ पूरे वीडियोस पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने से वो कभी कदार होता है कि कम समझ में आता है या किसी भी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में समझाया जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे कि हर एक चीज़ को हम पढ़ते चलेंगे ताकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए और आप इसके आंसर्स को आप दे सकें इजीली अपने से। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे, द ग्रोथ एंड द सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, ग्रोथ, डेमोक्रेसी की क्या ग्रोथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जर्मनी में। देन क्राइसिस इन जर्मनी, जर्मनी में क्राइसिस जो आया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन बेसिस ऑफ हिटलर्स राइज टू पावर, मतलब हिटलर किस तरह से पावर में आया इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द आइडियोलॉजी ऑफ नाजिज्म एंड द इम्पैक्ट ऑफ नाजिज्म। सो डियर स्टूडेंट, हमने देखा कि हम ये सारी चैप्टर्स, इस चैप्टर में हम ये सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। आई गेस आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड तो पता ही होगा। मैंने आपको बहुत बार बताया कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ब्रेकआउट हुआ था, उसके बारे में बताया। स्टार्टिंग कब हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। सो बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो टाइम पीरियड 1914 से 1918 तक का टाइम पीरियड जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का था। और ये जो पूरा टाइम पीरियड था, ये पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब 1914 से 1918, मतलब कि ये अच्छा खासा टाइम पीरियड पे चला। ये जो वर्ल्ड वॉर था, इस समय पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो टू पावर्स में डिवाइड हो गई थी। पूरी की पूरी वर्ल्ड जो था वो दो पावर्स में डिवाइड हो गया था। कौन कौन सी दो पावर? एक थी सेंट्रल पावर और एक था एलाइज पावर। ठीक है, सेंट्रल पावर एंड एलाइज पावर। एलाइज का मतलब है अलग अलग कंट्रीज़ का गठन। ठीक है, एलाइज पावर एक थी, एक सेंट्रल पावर थी। तो हम देखेंगे सेंट्रल पावर और एलाइज पावर कौन कौन सी थी। इससे पहले डियर स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है ये पूरा चैप्टर जर्मनी के ऊपर बेस्ड है। ओके, हिटलर जो था वो भी जर्मनी से ही था। जर्मनी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है कि जर्मनी जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा एक प्रोग्रेसिव नेशन था, एक प्रोग्रेसिव कंट्री थी। और जैसे ही वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसने पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। वो धीरे धीरे बिल्कुल उसमें क्राइसिस आने लग गए, वो बिल्कुल मंदी पे चला गया और धीरे धीरे उसकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दिखती जा रही थी। तो इसलिए ये पूरे चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे जर्मनी और इसकी पावर के बारे में, उसके मतलब उसका अच्छा टाइम के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन
लेकिन हम देखेंगे कि जर्मनी ने धीरे धीरे, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आया उसके बाद से वो धीरे धीरे ही बिल्कुल फॉल होने लग गया, उसकी पूरी पावर्स डिक्लाइन हो गया और पूरे वर्ल्ड में उसकी जो बेइज्जती हुई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई, उसको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पोर्शंस हो गए थे, 2 पावर्स में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया था। ये जो वर्ल्ड था ये 2 पावर्स में डिवाइड था, एक था सेंट्रल पावर और दूसरा एलाइज पावर। सेंट्रल पावर में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, इटली और जापान थे, ठीक है। ये सारे जो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, इटली एंड जापान, ये सब एक साथ थे। और एलाइज पावर जो था, एलाइज पावर में इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, ये तीनों बहुत पावरफुल थे, ठीक है। ये एक साइड इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया थे और दूसरी साइड जो सेंट्रल पावर था उसमें कौन थे स्टूडेंट? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड जापान, ये सारे थे एक साथ। तो यहाँ पे जब ये सेंट्रल पावर और एलाइज पावर के साथ एक वॉर हुआ, तो उस समय, उससे पहले जर्मनी बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव सिचुएशन में था, लेकिन जब इसके साथ ये वॉर हुआ, इन सारे पावर्स के बीच में जब वॉर हुआ, तो जर्मनी को हार मिली थी और उसका हार का सामना हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया, पूरी कंट्री ब्रेक हो गई थी। इसका जो हार हुआ था उसका रीज़न एक ये भी है कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी 1914 से 1918 के बीच में, उस समय 1917 में यूएस ने एंट्री की, ठीक है। और यूएस ने एंट्री की किसके साथ? एलाइज पावर के फेवर में एंट्री की। जब यूएस ने एलाइज पावर के फेवर में एंट्री की, उस समय जर्मनी की बहुत भयंकर डिफीट हुई थी और उस डिफीट के वजह से जर्मनी जो था वो बहुत ज़्यादा रिसेशन में चला गया, उसमें क्राइसिस की सिचुएशन आ गई। उसकी डिफ़ीट के वजह से उसने वो अपनी डिफ़ीट एक्सेप्ट की और इस डिफ़ीट के बाद एक ट्रिटी साइन हुई, ठीक है। ट्रिटी मतलब कोई ट्रीट नहीं है, ट्रिटी का मतलब है कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एक शांति प्रस्तावना साइन किया गया, ठीक है। यूएस की एंट्री के वजह से जर्मनी की डिफीट हुई और उसके बाद एक शांति प्रस्तावना साइन किया गया सारे नेशंस के बीच। जो विनिंग हुए थे नेशंस और ये जो हारे थे उनके बीच में ये ट्रिटी साइन हुई। इसको कहते थे वर्सालिस की पीस ट्रिटी। वर्सालिस एक जगह, वहाँ पे ये ट्रिटी साइन हुई थी, इसीलिए इसका नाम वर्सालिस की पीस ट्रिटी रखा गया था। ये वर्साइलेस की जो पीस ट्रीटी है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि जब ये डिफ़ीट हुई उसके बाद क्या चेंज आया जर्मनी में। यस डियर स्टूडेंट, हम देख सकते हैं कि जब ये डिफ़ीट हुई जर्मनी की तो उसके बाद क्या चेंज आया। जब जर्मनी की डिफ़ीट हुई तो वेमार रिपब्लिक की बर्थ भी हुई। कैसे हुई इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वेमार एक जगह है जहाँ जिसकी बर्थ हुई और जर्मनी को बाद में वेमार रिपब्लिक के नाम से ही जाना गया, ठीक है। इसकी जब डिफीट हुई तो जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब जर्मनी के अंदर जो उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट पड़े, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ये दोनों पावर्स के बीच, उसके बाद जर्मनी की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था उसमें क्या इम्पैक्ट पड़े थे। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आप जब ये बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, क्योंकि बुक जो हिस्ट्री की है वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि उसको कैसे पढ़ें, इसीलिए इस जो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, इस लेक्चर के हिसाब से आप मेरे लेक्चर को भी सुनिएगा और साथ में अपनी बुक के साथ इसको पढ़िएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। जो जो यहाँ मैं टॉपिक्स आपको दिखा रही हूँ उस टॉपिक को ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे कि बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, इसमें आपको जब इस लेक्चर की हेल्प से आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, ठीक है।
तो 20वीं सेंचुरी में जर्मनी की बहुत अच्छी सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस के एंटर करने के बाद जर्मनी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो गई और जर्मनी को डिफ़ीट का सामना करना पड़ा। उस डिफ़ीट के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था, वो जर्मनी की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जर्मनी के जो इम्पीरियल जर्मनी, उसकी डिफ़ीट के बाद वहाँ के जो एम्परर थे उनने अपनी पोजीशन को एब्रिगेट कर दिया था, ठीक है, एब्डिकेट कर दिया था। एब्डिकेट करने का मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को छोड़ देना, गिव अप कर देना, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन को गिव अप कर दिया। तो फर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था वो यही पड़ा था कि जो एम्परर था उसने अपनी पोजीशन को एब्डिकेट कर दिया था, इसका मतलब गिव अप कर दिया था। नेक्स्ट क्या हुआ था, जर्मनी जो था उसमें एक वीएमआर नाम की जो जगह थी, वहाँ पे एक नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। एक नेशनल असेंबली को क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, क्योंकि अब जर्मनी जो था वो वीएमआर रिपब्लिक में कन्वर्ट हो गया था और यहाँ पे एक नेशनल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और ये जो नेशनल असेंबली थी ये डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस में कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी। तो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसका मतलब क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब कि टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी कंट्री में आपने देखा है 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी हमें देखने को मिलती है। कैसे 2 टायर सिस्टम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और 3 टायर सिस्टम हमारी कंट्री में इस वजह से है क्योंकि हमारे पास 3rd टायर सिस्टम भी है गवर्नेंस का। कौन सा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। एक तो पहला हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, देन स्टेट गवर्नमेंट है, और रूरल एरियाज़ में हमारे पास क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। तो मतलब 3 टायर सिस्टम है हमारी कंट्री में। तो फेडरल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारी कंट्री दोनों ही पे सूट करती है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक और फेडरेशन गवर्नमेंट दोनों का तालमेल रखती है। तो यहाँ पे क्या है, फिर देखा गया है वहाँ पे नेशनल असेंबली को इस्टेब्लिश किया गया जो कि डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर के बेसिस में कॉन्स्टिट्यूटेड की गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और हुई, इसमें यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज, जो 3rd पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज के दौरान सब लोगों को ये यूनिवर्सल राइट था कि वो वोट कर सकते थे, वो वोट को कास्ट कर सकते थे, और यहाँ पे सबके वोट्स की वैल्यूज़ होती थी और सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट था वोटिंग का। तो ये हमने देखा। साथ ही साथ नेक्स्ट हम देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर था, तो यहाँ पे जो इलेक्शन के थ्रू ही, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि यूनिवर्स फ्रेंचाइजी के बेसिस पे वोटिंग की जाती थी। तो यहाँ पे जो डेप्यूटीज़ थे वो इलेक्टेड होते थे। जर्मन पार्लियामेंट के लिए जो डेप्यूटीज़ थे, डेप्यूटीज़ मतलब जो लीडर्स थे या रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो इलेक्ट किए जाते थे, मतलब उनको वोटों के द्वारा चुना जाता था। ओके, जैसे कि मैंने डेमोक्रेटिक और फेडरल स्ट्रक्चर का यही फॉर्म होता है। सो उनको वोटों के द्वारा चुना जाता था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो जर्मन पार्लियामेंट थी उसको रिक स्टेट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रिक स्टेट। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको ये वर्ड समझ में आएगा। वीडियो को अच्छे से सुनिए, देखिए, और बुक में जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये सारा दिखेगा। ये देखिए जर्मनी, ये जर्मनी की पिक है, उसका मैप है, और यहाँ पे इस पूरे पेज में आपको इससे रिलेटेड बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक किस तरह से हुआ उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। और किस तरह से जर्मनी की जो आइडियोलॉजी थी, आगे की सिचुएशन थी, क्राइसिस कैसे आए, ये सारी बातें हम करेंगे। इसी के साथ, क्योंकि जर्मनी ने अपनी डिफ़ीट तो मान ही ली थी, तो वहाँ के लोगों को फोर्स किया गया कि वो अपनी डिफ़ीट को स्वीकार करे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो डिफ़ीट थी उसको स्वीकार करे, और जो ट्रिटी साइन हुई थी वर्साइलेस की, जिसका मैंने जिक्र किया था पहले कि
वर्साइलेस की ट्रिटी जो थी वो 28 जून 1919 में साइन हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद ही वो पीस ट्रिटी साइन की गई थी 28 जून 1919 में। उस ट्रिटी को लोगों को फोर्स किया गया कि अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करिए और उस ट्रिटी को एक्सेप्ट करिए। यस डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पेज में आपको सारा इसके बारे में दिया होगा। वर्साइलेस की जो ट्रिटी साइन हुई थी उसके बारे में दिया होगा। ये ट्रिटी जो थी जो 28 जून 1919 में वर्साइलेस में साइन की गई थी और इसको पीस ट्रिटी भी कहते थे। ये जो पीस ट्रिटी थी, ये पीस ट्रिटी ना हो के ह्यूमिलेटिंग ट्रिटी थी, बहुत ही हार्श ट्रिटी थी, बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, क्योंकि इस ट्रिटी ने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरह से उसको बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन उसकी कर दी थी और जर्मनी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था इस ट्रिटी के वजह से। तो वो ट्रिटी हार्श क्यों कहलाती थी, ह्यूमिलेटिंग क्यों कहलाती थी, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइब इट एंड कीप इन टच विथ मी, क्योंकि ये आगे जो मैं बताऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको पार्ट्स में बताऊंगी ताकि आप इसको समझ सकें बहुत ईजीली। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हमने अभी सोशल डेमोक्रेसी और उसकी ग्रोथ की बारे में बात की, जर्मनी में किस तरह से डेमोक्रेटिक एंड सोशल ग्रोथ था। अब नेक्स्ट हम इसके क्राइसिस से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये क्राइसिस की जो सिचुएशन है ये इस पीस ट्रीटी के साथ ही स्टार्ट होगी। सो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें हम वर्साइलेस की ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, पीस ट्रीटी। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।